नेपाल वो देश जो हमेशा अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही नेपाल खून, आंसू और आग से भर गया है। वजह सरकार का एक फैसला, सोशल मीडिया बैन। लेकिन असली गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है। असली लड़ाई क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। नेपाल के इतिहास में शायद पहली बार देखा गया होगा कि पूरी की पूरी युवा पीढ़ी यानी जेनजी सड़कों पर उतर आई और इस आंदोलन ने इतने बड़े स्तर पर हिंसा और हलचल पैदा कर दी कि आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अचानक से एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कहा कि देश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब को बंद किया जाएगा। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नेपाल में पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा था कि अगर प्लेटफॉर्म नियम नहीं माने तो उन्हें बंद करो। सरकार ने भी कोर्ट के इस आदेश का हवाला देकर पूरे देश में बैन लगा दिया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ तकनीक की नहीं थी। नेपाल का युवा इस बैन को अपनी आवाज दबाने की कोशिश मानने लगा और यही चिंगारी पूरे देश में आग बन गई। सोशल मीडिया बंद होने से पहले ही एक ट्रेंड वायरल हो गया, #नेपोकिट। इसमें लोग दिखा रहे थे कि कैसे बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, महंगी कारों में घूम रहे हैं, आलीशान घरों में रह रहे हैं, और दूसरी तरफ आम युवा बेरोजगार, महंगाई से परेशान और भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। लोगों को लगने लगा कि ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया की आज़ादी की नहीं है, बल्कि असली मुद्दा है भ्रष्टाचार खत्म करना और नेताओं की नेपोटिज्म वाली राजनीति को चुनौती देना। बैन के 4 दिन बाद यानी 8 सितंबर को काठमांडू और बाकी शहरों में युवाओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए। कई युवा अपने स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म में भी आ गए। हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं, और ये भी लिखा था कि युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन जब भीड़ बढ़ी और नाराजगी ज्यादा हुई तो पुलिस और सुरक्षा बलों ने सख्ती करनी शुरू कर दी। पहले आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, फिर रबर बुलेट चली और आखिरकार पुलिस ने लाइव गोलीबारी भी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। कई रिपोर्ट्स में घायलों की संख्या 400 से ज्यादा बताई जा रही है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने सीधे सिर और छाती पर गोली मारी, यानी मारने की नीयत से गोली चलाई गई। और इतनी बड़ी हिंसा और मौतों के बाद नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा सरकार के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इससे ये मैसेज गया कि अंदर ही अंदर मंत्री भी प्रधानमंत्री ओली के फैसले से खुश नहीं है। हालात बेकाबू होते देख सोमवार देर रात कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और उसी बैठक में फैसला हुआ कि सोशल मीडिया पर लगा बैन तुरंत हटा लिया जाए। सरकार ने कहा कि सभी 26 प्लेटफॉर्म अब नेपाल में फिर से चालू होंगे। मृतकों के परिवार को मुआवजा मिलेगा, घायलों का मुफ्त इलाज होगा और 15 दिन के अंदर एक जांच आयोग भी बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना काफी है? शुरुआत में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था कि भले ही मुझे प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़े, लेकिन मैं सोशल मीडिया बैन वापस नहीं लूंगा। लेकिन हकीकत उल्टी हो गई। दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि अंततः 9 सितंबर को ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी जिस बैन को हटाने के लिए वो तैयार नहीं थे, उसी बैन ने उनकी कुर्सी छीन ली। अब बैन हट चुका है, लेकिन युवा सड़कों पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, हम भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ खड़े हैं। जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी उसके पास रास्ता ही कुछ नहीं था। देखिए, अब रास्ता कुछ नहीं था तो क्या करे, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। अभी समग्र रूप में जनताओं को तो अभी उसका इस्तीफा से कुछ होने वाला नहीं है। इधर जैसे आज सिंह दरबार जला, संसद भवन जला, हर एक नेताओं के निवास जले, वैसे ही देश के जो करप्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इन सबों को हम जलाना चाहते हैं। सब ये सिर्फ सोशल मीडिया बंद है, इसकी आवाज नहीं है। ये हजारों लाखों नेपाली लोगों की एक ये आवाज है कि जिस हिसाब से पिछले 7 दशक से नेपाल में भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार थी बनी है, इन लोगों ने अरबों खरबों पैसा, अरबों डॉलर का डॉलर बाहर के बैंकों में रख के नेपाल को सत्यानाश करने का काम किया ना। इसके विरुद्ध का आंदोलन है हमारा, रेगुलरली जारी है आंदोलन। जब तक नेपाल में, नेपाल के समृद्धि के लिए, नेपाल के विकास के लिए जनता का गवर्नमेंट नहीं बनेगा,
तब तक हमारा आंदोलन जारी है। ये जो नेपाल में था बहुत भ्रष्टाचार था, बाद में कोई भी चीज़ का सेवा सुविधा नहीं था, खाली बात ही खाली था, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था। और यह नेपाल के पब्लिक लोग एकदम परेशान थे। अभी टीनेजर स्टूडेंट ने जो किया बहुत अच्छा किया, ये होना ही था और ये सबको मालूम था एक दिन ये होगा बोल के। वहीं नेपाल में माहौल की बात की जाए तो काठमांडू और कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। सेना और सुरक्षा बल सड़कों पर तैनात हैं। सरकार बार बार अपील कर रही है कि प्रदर्शन बंद करें, लेकिन युवाओं का कहना है कि असली मुद्दे हल किए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से आंदोलन शुरू हुआ है, लेकिन अब यह आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पारदर्शिता की बड़ी लड़ाई में बदल चुका है। ये दिखाता है कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ मोबाइल चलाने वाली नहीं है, बल्कि जब उनके हक छिनते हैं तो वही मोबाइल उनके लिए क्रांति का हथियार बन जाता है। ओली सरकार गिर चुकी है, लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या नेपाल की राजनीति वाकई साफ होगी या फिर ये आंदोलन भी बाकी आंदोलनों की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।